छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख माओं में मात्र मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है 137। देखिए कि देश में हर साल शिशु को जन्म देते समय 1 लाख में से 97 माओं की मौत हो रही है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि असम में सबसे ज़्यादा 195 मौतें हो रही है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 173 मौतें, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 167 मौतें व चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 137 मौतें। ध्यान रखिएगा 137। देखिएगा कि देश में पिछले 2 साल की तुलना में वर्ष 2018-20 के दौरान हर 1 लाख पर 6 माओं की मौत में कमी रिकॉर्ड की गई है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख पर माओं की मौत की संख्या 70 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए राज्यों में केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, यहाँ 1 लाख माओं में 19 की मौत हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है 4300 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा 4300 मेगावाट। देखिएगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाया जाएगा। और देखिए इससे पहले सबसे बड़े 2 पावर संयंत्र 500 मेगावाट के मड़वा में लगे थे। ध्यान दीजिएगा। कोरबा पश्चिम में पावर कंपनी के पास अपनी ज़मीन भी है। यहाँ पर 60 साल पुराने 50 मेगावाट के 4 और 120 के 2 संयंत्र प्रदूषण के कारण बंद हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि नए संयंत्र बनने के बाद पावर कंपनी की अपने जो है संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर जिले में है। तो जसपुर जिले के जसपुर नगर से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर देश देखा पहाड़ी स्थित है और यहाँ सूर्यास्त के समय विहंगम दृश्य को देखा जा सकता है। करीब 1300 फीट की ऊंचाई से सूर्यास्त का नज़ारा यहाँ देखना प्रकृति के साथ खुद को जोड़ने जैसा है। ध्यान दीजिएगा कि देश देखा पहाड़ी का ऐतिहासिक महत्व भी है और रियासत काल के वक्त जसपुर रियासत के सैनिक देश देखा के पहाड़ से नारायणपुर के डोम राजाओं के साम्राज्य पर नजर रखते थे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला नारायणपुर है, जिला नहीं है। ध्यान दीजिएगा। देश देखा पहाड़ की चोटी से देखिए चरईडांड, कुनकुरी, नारायणपुर का जो है पूरा इलाका साफ देखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा किस जिले में है? जसपुर जिले में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक बांध जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहते हैं, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गंगरेल बांध। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि गंगरेल बांध जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहते हैं, इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है और यह धमतरी जिला में महानदी पर बनाया गया है और इसका जो शिलान्यास है 5 मई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। ध्यान दीजिएगा। और बांध जो है 1978 में बनकर तैयार हुआ। गंगरेल बांध के पास मां अंगारमोती माता का जो है मंदिर भी है, जो 600 साल पुरानी मंदिर है। ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1830 मीटर लंबे 100 फीट ऊंचे इस बांध के पानी से लगभग 57,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और देखिए भिलाई स्टील प्लांट एवं नवा रायपुर को भी पानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा जगदलपुर में है। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान जगदलपुर में स्थित है। ध्यान देना है कि इसका जो है अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम भी है और यह स्टेडियम 30 अप्रैल 1999 को लोकार्पित हुआ था, जिसे अब नया स्वरूप दिया गया है।
इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक तैयार किया गया है, ध्यान देना है। और यह स्टेडियम फीफा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान है, ध्यान दीजिएगा ना, ये सब पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। देखिए पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है, ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है स्टेफनी फ्रॉपार्ट, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि फ्रांस के स्टेफनी फ्रॉपार्ट फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई है और वह 1 दिसंबर को कतर के अल बयात स्टेडियम में कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच में रेफरी होंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विस्तारा, ध्यान दीजिए विस्तारा। देखिएगा कि विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय किया जाएगा और सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा के विनियामक अनुमोदन के अधीन विलय करने पर सहमत हुए हैं। देखिएगा कि सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन का निवेश करेगी। इस एकीकरण के पूरा होते ही एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का असेट और बढ़ जाएगा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि मुंबई में 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। ध्यान देना है कि संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल का हिस्सा है। इसे 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र नागफनी मंदिर किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा, ध्यान दीजिएगा दंतेवाड़ा। देखिएगा कि दंतेवाड़ा जिले के गीदम बारसूर रोड पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र नाग मंदिर स्थापित है और यह मंदिर नागफनी गांव में है। इस गांव में नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर करीब 11वीं-12वीं शताब्दी का है। ध्यान देना है कि इस समय बस्तर में जो है छिंदक नागवंशियों का शासन चल रहा था, है ना। तो याद रखना है किस जिले में है, तो ये दंतेवाड़ा जिले में है, ठीक है। नागफनी मंदिर, नाग देवता का मंदिर, दंतेवाड़ा जिला। ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर, ध्यान दीजिएगा बस्तर। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा इस घंटी में 1806 लंदन लिखा हुआ है और तत्कालीन ब्रिटिश के राज्यपाल ने यहाँ है ना घंटी जो है मंदिर में चढ़ाई थी। तब से यह घंटी मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ध्यान देना है। इसका वजन करीब 15 किलो है और प्योर लोहे से बनी इस घंटी की खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा कि मंदिर की खुदाई के दौरान जो है शिवलिंग के है ना 7 ग्रामवासियों को यह घंटी मिली थी, जिसके बाद इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार के मौके पर भगवान शिव के मंदिर में मेला लगता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है देखिए किस जिले के रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बलौदाबाजार, ध्यान दीजिएगा बलौदाबाजार। याद रखना है कि देखिए बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का जो है पहला केंद्र है। याद रखना है
ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सी सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ के रामपुर में संचालित मछली पालन की एक्वा जेनेटिक केंद्र का अवलोकन किया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केंद्र का शुभारंभ भी किया। ध्यान दीजिएगा कि एक्वा जेनेटिक के इस केंद्र की स्थापना MHD रायपुर एवं मनित ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। ओके, देखिएगा कि इस अनुसंधान केंद्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे। ठीक है, देखिएगा कि लगभग 100 एकड़ क्षेत्र के फैले इस अनुसंधान केंद्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ साथ तिलपिया मछली बीज का जो है उत्पादन भी किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि इसके अलावा यहाँ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित भनवाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा बिलासपुर। देखिएगा कि बिलासपुर जिला अंतर्गत बिलासपुर के कटनी रूट पर 50वें किलोमीटर में छत्तीसगढ़ की 7वीं रेलवे सुरंग भनवाटन के पास पहाड़ों में बनेगी। याद रखना है 7वीं रेलवे सुरंग। बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच भनवाटन के पास अभी 2 सुरंगें हैं, तीसरी अभी बननी है। ध्यान दीजिएगा कि भनवाटन के पास एक सुरंग 115 साल और दूसरी 56 साल पुरानी है। पहली सुरंग अंग्रेजों के ज़माने में बनी है और दूसरी 1956 में भारतीय रेलवे ने बनाई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भनवाटन में मरही माई का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से कितने शहर शामिल हो रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 14। ध्यान दीजिएगा 14। याद रखना है कि पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। ध्यान देना है कि 2018 में हुए पहले सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर शामिल हुए थे। याद रखना है कि इस बार 4 मुख्य कैटेगरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्थिक क्षमता, टिकाऊपन और सिटीजन फीडबैक रखी गई है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के शहर जो है 3 श्रेणियों में है। देखिएगा, पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है जिसमें रिसाली को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, भिलाई, चरौदा और महासमुंद शामिल है। वहीं याद रखना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग को रखा गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा डी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर। याद रखना है कि रायपुर में नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। याद रखना है कि इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा गया है। ठीक है, रखा जाएगा। और ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है। ध्यान दीजिएगा, यह म्यूजियम 25.66 करोड़ की लागत से 9.75 एकड़। देखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 7। ध्यान दीजिएगा 7।
देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है। ध्यान दीजिएगा, ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के खेल संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेल इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें से दोस्तों बालोद में वेट लिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाजार में फुटबॉल सेंटर, पाटन दुर्ग में कबड्डी सेंटर, कांकेर में खो खो सेंटर, रायपुर में वेट लिफ्टिंग सेंटर, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर और सुकमा में फुटबॉल सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त की गई है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इससे पहले शिव तरई बिलासपुर में तीरंदाजी सेंटर, बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव में हॉकी सेंटर, जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर और वहीं नारायणपुर में मलखम सेंटर और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल खेल की खेल इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तैयारी चालू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आरक्षण का बिल पास हो गया है। देखिए ये वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में सहयोग करेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ध्यान दीजिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। देखिएगा, याद रखना है कि अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय अब छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा योजना में सहयोग करेगी। राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडस्ट्रियल फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। देखिएगा कि इसके माध्यम से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डिजाइन लैब द्वारा योजना आयोग भवन में कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटेटर विकसित करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया था और कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा ने की। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। राज्य में अब कुल आरक्षण प्रतिशत होगा। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 76%। ध्यान दीजिएगा, 76%। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में नया आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में, याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 32%, अनुसूचित जाति एससी के लिए 13% आरक्षण, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और कमजोर आय वर्ग जिन्हें ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उनके लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ में अब कुल आरक्षण 76% होगा। अब इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा, उसके हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ध्यान देना है कि साल 2012 तक 50% आरक्षण दिया गया था। इसके बाद साल 2012 से 19 सितंबर 2022 तक 68% आरक्षण था। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। कोई भी एग्जाम हो, है ना, व्यापम हो या पीएससी प्री हो, जिनका भी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, गंभीरता के साथ लग जाइए, ठीक है। चुनावी साल है ना, तो निकालेगा ही। तो देखिएगा, देखिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जम्मू और कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है और यह गांव नदी के तट पर स्थित है। गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का एक परिधीय दृश्य शामिल है। देखिए, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 2 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
याद रखना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया का सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार देखिएगा, यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था और इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना जरूरी है दोस्तों। देखिए सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान, याद रखना है कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से हो गई है। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों देखिए बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 को ही बाकी बचे शेष जिलों में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत की गई। ध्यान दीजिएगा कि इसको भी आप देख लीजिए। नैना सिंह धाकड़ काफी चर्चा में है, फिर भी आप देख लीजिए, आपको याद होगा, फिर भी देख लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ की माउंटेन गर्ल नैना सिंह धाकड़ को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, और किनके हाथों से? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें यह सम्मान दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो काफी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर में है। याद रखना है कि बस्तर जिले के जगदलपुर में जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर बोरुंगपाल गांव में संविधान का मंदिर है और ये दोस्तों देश का जो है इकलौता मंदिर है, इकलौता संविधान का मंदिर है देश का। ध्यान देना है ना। और यहाँ एक आधारशिला रखी गई है जिस पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लिखे गए हैं और इसकी जो स्थापना है 6 अक्टूबर 1992 को की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में संविधान की जो है पूजा की जाती है और इसका निर्माण स्थानीय आदिवासियों ने करवाया था और स्थानीय भाषा में इसे जो है गुड़ी कहते हैं। लोग इसे क्या बोलते हैं? गुड़ी कहते हैं। 1992 में यहाँ जो है मावली भाटा क्षेत्र में SM जो है डाइकेम स्टील प्लांट का जो है शिलान्यास हुआ था और इसकी स्थापना के खिलाफ जो है स्थानीय आदिवासियों ने आंदोलन कर हाई कोर्ट पर जो है लड़ाई लड़ी थी और आखिर में आदिवासियों को आदिवासी ग्रामीणों को दोस्तों जीत मिली और इस जीत की खुशी में ये आदिवासी लोग विजय उत्सव मनाते थे, है ना, मनाते हैं। और बस्तर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है दोस्तों, याद रखना है। और यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है। ठीक है, तो मैं आज देरी हो गया है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है, गलती होगा तो ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए किस जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, ये है MCB। ध्यान दीजिएगा, MCB। याद रखना है दोस्तों कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये जितने भी नदी है PSC के लिए इंपॉर्टेंट है। केवई नदी में बने स्टाप डैम कमरपटा के समीप दोस्तों 17.50 किलोमीटर लंबी लिंक नहर निर्मित कर हंसिया नदी से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ध्यान देना है कि इस लिंक नहर के बनने से जिले के किसानों को लगभग देखिए 430 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। हंसिया नदी में लगभग 30 किलोमीटर तक 12 महीने जल जो है प्रवाह बना रहेगा और इसके जरिए मनेन्द्रगढ़ नहर में हसदेव नदी से पेयजल की जो आपूर्ति है वो भी की जाएगी। ध्यान देना है, ये पॉइंट याद रखना है, जीवन भर के लिए याद रखना है इसको। हसदेव की जो है सहायक नदी हंसिया ग्राम घुटरा के देखिए फाटा पानी के पास की जो है पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर ग्राम सालही में देखिए कर्म घोंगा वाटरफॉल है। ध्यान देना, कर्म घोंगा वाटरफॉल। ठीक है, MCB। और यह ग्राम पेंड्री है ना, पेंड्री, सालही और डोमनापारा, लालपुर होते हुए लगभग 30.60 किलोमीटर प्रवाह के बाद मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान देना है और भी
कि केवई नदी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की ग्राम बैरागी के पास पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी ग्राम शिवगढ़, तारा बहरा और डांड हंसवाही और वही बिछिया टोला में लगभग 36 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए अनूपपुर जिले के ग्राम छतई में मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सब पॉइंट है और पॉइंट में ही बहुत सारी दो नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के किस शिल्प कला को शामिल किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ढोकरा शिल्प कला, है ना। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो शिल्प कला है मठ परई भित्ति शिल्प कला, इसको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पीएससी में। देखिएगा, देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय प्रदर्शनी आयोजित किया गया। इसमें बस्तर के ढोकरा शिल्प कला को भी शामिल किया गया है, जिसे जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है, याद रखना है। प्रदर्शनी में जगदलपुर के ग्राम अलवाही के ढोकरा कला के दो शिल्पी, है ना, देखिए, उषावती बघेल और खिरमानी कश्यप भाग ले रही है। ध्यान दीजिएगा कि आमचो बस्तर कलागुड़ी हस्तशिल्प निर्माता संगठन द्वारा बस्तर के परंपरागत शिल्प कलाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। ध्यान दीजिएगा ढोकरा शिल्प कला के बारे में, है ना। तो मई महीने का है ये। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेनमार्क का दौरा किया था और डेनिश राजघराने से मुलाकात में प्रधानमंत्री जी ने वहां के क्राउन प्रिंस फेडरिक को 4000 साल पुराने पद्धति से बनी छत्तीसगढ़ की ढोकरा नाव उपहार के तौर पर भेंट की थी। ओके, ध्यान देना है कि ढोकरा कला धातु शिल्प कला का एक प्रकार है और इसमें कई पद्धतियों से गुजारने के बाद अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल धातु ढोकरा शिल्प से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जो है वो, है ना, कोंडागांव जिले देश में सबसे पुरानी ढोकरा आर्ट के लिए प्रसिद्धि हासिल की है ना, और प्रसिद्धि हासिल है। कोंडागांव को शिल्प ग्राम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में ढोकरा कला के जो है प्रमुख शिल्पकार कौन है? जयदेव बघेल, मानिकराम घड़वा। ओके, ध्यान दीजिएगा, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सुकमा। तो ये सुकमा जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। चलिए देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला सुकमा को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, जिले में गर्भवती महिलाओं की देखिए ANC रजिस्ट्रेशन में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं संस्थागत प्रसव में जिले में 4% की बढ़ोतरी की गई है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, जिले में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर 99.14% रहा है और जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मापदंडों में बढ़ोतरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, वहीं टीबी जो मरीजों में, है ना, टीबी मरीजों के सफल इलाज में 12% की वृद्धि हुई है। ओके, और नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंक में सुकमा जिला को दोस्तों तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ओवरऑल में बोल रहा है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये सब पॉइंट है। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहां रीजनल सी मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों जगह। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देखिए बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी मार्ट का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया है। राज्य में 28 जिलों में सी मार्ट बन गए हैं। अब उत्पादों की जो है बिक्री की समस्या नहीं है। सी मार्ट से उपभोक्ताओं और स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आसानी हो गई है और समूह की महिलाओं की जो है आय बढ़ रही है।
ओके, देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 863 संग्राहक परिवारों को 13 करोड़ 46 लाख और 35,000 रुपए की सहायता अनुदान राशि और छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 7,566 छात्र छात्राओं को 8 करोड़ 4 लाख 65,000 रुपए की जो है छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया। ठीक है, दिया गया, भुगतान किया गया। ये है ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव है ना, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर जी है ना, हनुमान जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है महासमुंद। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद। याद रखना है कि भीम खोज है ना, भीम खोज पहाड़ी पर प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक माहौल में विराजित है। माता खल्लारी मंदिर महासमुंद में है और खल्लारी माता मंदिर लगभग 600 साल पुराने है ना, 600 साल पहले बना हुआ है। मान्यता है कि महाभारत युग में पांडव इसी पहाड़ी पर आए थे, जिसका प्रमाण पहाड़ी पर बने भीम के विशाल पदचिन्ह है। यहाँ भीम का डोंगा नाव, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान जी की जो है प्रतिमा के दर्शन करने भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो ये सब है किस जिले में? महासमुंद में। ओके, हाल ही में चर्चित चंपई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ध्यान रखिएगा, महासमुंद जिले में है। देखिएगा, चंपई माता का मंदिर महासमुंद जिले में स्थित है और यह धार्मिक स्थल महासमुंद जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर महासमुंद खल्लारी मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस पहाड़ी का नाम जो है महादेव पठार है और इसे डुंगरी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यह देवी प्रतिमा देखिए सुरंग नुमा खोह में स्थापित है। इसे गढ़ींदाई भी कहा जाता है। याद रखना है कि यहाँ पत्थर से बनी 2 प्रतिमाएं हैं जिसमें आंखें जड़ी हुई है और नवरात्र के अवसर पर यहाँ मेला का आयोजन होता है और जोत भी जलाई जाती है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किसके द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विजय कुमार दुबे। ध्यान दीजिए, विजय कुमार दुबे। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ये ग्रंथ का विमोचन किया है। लगभग 1100 पृष्ठों के इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोक हित में भू राजस्व संहिता में जितने संशोधन किए गए हैं, इन संशोधनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय परिपत्रों के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है। राजस्व संबंधी मामलों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए अद्यतन परिपत्रों तक को भी समाहित किया गया है। ठीक है, और यह ग्रंथ राजस्व संबंधी प्रकरणों के निपटान में एक संदर्भ पुस्तक के रूप में सर्व संबंधी के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 155 326। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर 155 326 और टोल फ्री नंबर 1800 333 8989 की सुविधा का जो है विधिवत है ना शुभारंभ किया है। ध्यान दीजिए, और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई है। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद ली जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, यह है इस जो है हेल्पलाइन सुविधा का जो संचालन है समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस 102, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 और आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी नंबर 112 को भी जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए,
देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। याद रखिएगा कि इसी प्रकार 15,000 दिव्यांगजनों को उनकी रुचि के मुताबिक रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें 5-5 हजार अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और मुखबाधित दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए, भारतीय रेल द्वारा बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच कौन से क्रम के वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, छठवीं। ध्यान दीजिएगा, छठवीं। याद रखना है कि भारतीय रेल द्वारा छठी वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी और यह ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। ध्यान देना है। इस ट्रेन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। इस ट्रेन के जरिए दोनों शहरों के बीच का जो सफ़र है वो कम समय में पूरा किया जा सकेगा और यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि इस ट्रेन के सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस सिस्टम, वाईफाई लगा है और वहीं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्री के लिए 360 डिग्री तक घूमने वाली कुर्सियां लगी हुई है। ध्यान दीजिए, 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है वो 11 नवंबर 2022 को की गई थी और यह ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलाई गई थी। याद रखना है। और चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलने वाली यह 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा में करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई थी। ध्यान देना है। नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। ध्यान देना है कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी और गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को चलाई गई थी, इसकी शुरुआत हो गई और नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। ये याद रखना है। ठीक है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019। ध्यान देना है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी, है ना, जो चल रही है ये सब, तो ध्यान देना है। ओके। देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शिर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उदयपुर। ध्यान दीजिएगा, उदयपुर। याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शिर्पा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू हुई और अमिताभ कांत 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधि और 9 अद्वितीय आमंत्रित देश चर्चा में भाग लेंगे। ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 48। ध्यान दीजिएगा, 48। याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है, जो 48वें स्थान पर है। देखिएगा कि अपना देश 4 साल पहले 102वें स्थान पर था और प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भी यह 85.49% तक सुधरा है। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत फिंगेश्वर को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। याद रखना है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत की गई जो है महत्वपूर्ण घोषणा निम्नलिखित है। देखिएगा, फिंगेश्वर को, है ना, गरियाबंद से, गरियाबंद में है ये और फिंगेश्वर में है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो फिंगेश्वर उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा। वहीं कोपरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है और छात्र छात्राओं की मांग पर ITI फिंगेश्वर को बाबा गुरु घासीदास के नाम पर करने की घोषणा की। सिलियारी बाहरा से संतोषपुरी धाम ग्राम पंचायत पतोरा पनियारी में पहुंच मार्ग बनाने की घोषणा की है और 18 गांव के पेयजल और सिंचाई हेतु अक्कर 12 में बैराज नाला निर्माण की घोषणा की है। और भी है गरियाबंद से संबंधित, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये है अगला प्रश्न, देखते हैं। ये है,
देखिए भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर सदानंद शाही। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सदानंद शाही। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे डॉक्टर सदानंद शाही को भिलाई स्थित श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने उनकी नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया। ठीक है, चलिए देखिए किस जिले में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। ध्यान दीजिएगा, गरियाबंद। याद रखना है कि गरियाबंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। देवभोग नगर पंचायत और झाकरपारा को उप तहसील का दर्जा मिला है। साथ ही लघु वनोपज उत्पाद पार्क, जिसे ग्रामीण फूड पार्क बोलते हैं, का शुभारंभ किया। इसके साथ ही ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7.42 करोड़ की जो है मंजूरी दी है। ध्यान दीजिए। वहीं सीनापल्ली में सहकारी बैंक और कोष्टामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण की मंजूरी दी है। साथ ही ऋषि झारण पर्यटन के इनके लिए 30 लाख की जो है मंजूरी दी है। और देखिए ग्रामीण उद्यम पार्क, ग्रामीण फूड पार्क देवभोग में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई की जानकारी निम्नानुसार है। देखिए चिरंजीवी है ना प्रसंस्करण, लाख प्रसंस्करण, दाल प्रसंस्करण, नीम महुआ कुसुम तेल प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण। छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्यादित रायपुर द्वारा ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना हेतु लागत राशि 7.42 करोड़ की लागत से की गई है, वही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए उक्त केंद्र में कुल 11 महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 150 महिला सीधे केंद्र से जुड़ेंगे। उक्त विकास खंड अंतर्गत 16,000 से अधिक संग्राहक परिवार उच्च आय प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित माउंट सेमेरू वोल्केनो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया। याद रखना है कि इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू वोल्केनो हाल ही में फटा है और इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विज्ञान और भूगर्भिक खतरे पर कार्य करने वाले केंद्र के अनुसार इसे लेवल 4 का स्टेटस दिया गया, जो एक हाई लेवल का खतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हैदराबाद। ध्यान दीजिए, हैदराबाद। याद रखना है कि हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया। साथ ही यह भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है और यह सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होगी। देखिएगा कि गोल्ड सिक्का ने यह गोल्ड एटीएम बेगमपेट क्षेत्र में स्थापित किया है, जिसके लिए ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी ने अपना टेक्निकल सहयोग प्रदान किया। इसकी मदद से अब कस्टमर गोल्ड कॉइन को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं 2 योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है पीएससी प्री के लिए। देखिए नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, ध्यान दीजिएगा कि इस योजना की जो शुरुआत है 26 जनवरी 2022 को हुआ था। ध्यान दीजिएगा। और राज्य में नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 18 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का जो है लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की प्रथम 2 बेटियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, देखिए कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किसको जीत मिली है? ऑप्शन यहाँ पर है, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सावित्री मंडावी। ध्यान दीजिएगा, सावित्री मंडावी। देखिएगा कि कांकेर जिला की भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी को जीत मिली है और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से चुनाव हरा दिया। ध्यान देना है कि भानु प्रतापपुर से देखिए विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी सरकारी स्कूल में लेक्चरर थी। ध्यान दीजिएगा।
और ये है कि साल 1962 में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट वजूद में आई थी, जिसके बाद से अब तक 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसमें कांग्रेस ने 6 बार जो है जीत दर्ज की थी और इस बार कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही तीसरी बार भानु प्रतापपुर जो है सीट अपने नाम कर लिया। ओके, ध्यान देना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 21 जनवरी। देखिएगा कि बीसीसीआई पहली बार छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी सौंप रहा है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच 21 जनवरी को रायपुर में खेला जाएगा। ध्यान देना है कि यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल मैच जो है ये खेला जाएगा। ध्यान देना है, इससे पहले रायपुर में आईपीएल और रोड सेफ्टी मैच का ही आयोजन होता रहा। अब राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में यह मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ध्यान देना है कि साल 2013 में यहाँ आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे। इसके अलावा साल 2015 में दूसरी बार यहाँ आईपीएल व 2016 में घरेलू रणजी ट्रॉफी के मैच खेले गए थे। ध्यान देना है कि इसके अलावा मुश्ताक अली टी20 और टी20 चैलेंजर ट्रॉफी भी यहाँ खेले गए थे। ध्यान देना है। देखिएगा जो वनडे सीरीज है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, तो पहली जो मैच है 18 फरवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा, दूसरी मैच 21 जनवरी रायपुर वही है और तीसरी जो है अंतिम जो फाइनल है वो 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। ओके, ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले के खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा दंतेवाड़ा। याद रखना है कि दंतेवाड़ा के 4 खिलाड़ियों ने थाईलैंड के पटाया में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा कि थाईलैंड पटाया में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल अर्बन गेम्स 2022 आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में देश भर से 200 खिलाड़ी शामिल हुए और भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ी मौजूद थे। दंतेवाड़ा जिले के बॉक्सिंग में संदीप शाह 71 किलोग्राम, किक बॉक्सिंग में याशीन एक्का 42 किलोग्राम, दुर्गा चंद्राकर 48 किलोग्राम और राजेश कुमार देखिए 65 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, देखिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, ये याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कि टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और देखिए स्प्रीड ऑफ यूक्रेन को अपना जो है 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, याद रखना है। और यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा। ध्यान दीजिए। देखिए आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देखिएगा 87। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया की सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां स्थान मिला है। ध्यान दीजिए। जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रैंकिंग में यूएई पहले स्थान पर है। याद रखना है कि यह दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्ट की जो है रैंकिंग है और किसी पासपोर्ट रैंकिंग से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। ओके, देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरुण कुमार सिंह। ध्यान दीजिएगा अरुण कुमार सिंह।
याद रखना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति जो है 3 साल के लिए की गई है। अरुण कुमार सिंह अक्टूबर 2022 को बीपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। देखिएगा जगदीप धनखड़, याद रखना है जगदीप धनखड़ जी। देखिए इसके संबंध में कि जगदीप धनखड़ को 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही संसद का जो है शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 16 हो गई है। ध्यान रखिएगा 16 हो गई है। देखिए इसके संबंध में कि भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ध्यान दीजिएगा यह छत्तीसगढ़ में अब तक चुनी गई महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या तो है ही, देश के सभी राज्यों में भी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। ध्यान देना है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य हो गया है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17.77% जो है महिला विधायक है। ध्यान दीजिए 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 14 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हुए चुनावों 2003 और 2013 में, है ना, निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या क्रमशः 8 और 2008 में 6 थी। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बाद महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, यहाँ 13.70% महिला विधायक है, जबकि झारखंड में 12.35%, राजस्थान में 12%, उत्तर प्रदेश में 11.66% महिला विधायक है। ठीक है, ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 11 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा 11 दिसंबर। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया। ध्यान दीजिए कि यह भारतीय रेल द्वारा छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नागपुर से बिलासपुर और फिर बिलासपुर से नागपुर के लिए दोनों ओर से चलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि इस ट्रेन का जो है स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया को दिया गया है। इस ट्रेन में 16 कोच है, जिसमें 14 चेयर कार और 2 जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार दिए गए हैं। ध्यान देना है कि यह जो है मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है यहाँ पर, वही है, देख लीजिए पिक में दिया ही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रथम। ध्यान देना है, प्रथम स्थान है। चलिए देखते हैं कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश का सबसे पहला राज्य बन गया है और निष्ठा योजना के तहत देश भर से अब तक प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षकों में आधे से अधिक छत्तीसगढ़ के हैं। ध्यान देना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में सबसे बेहतर छत्तीसगढ़ है। याद रखना है कि देश भर में पंजीकृत 26,169 शिक्षकों में से 13,732 शिक्षक सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं। देखिए कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पठन पाठन के कार्य के अनुरूप शिक्षकों को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस कब मनाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 17 दिसंबर को मनाएगी। ध्यान रखना है 17 दिसंबर। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाएगी और राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह आयोजन किया जा रहा है। इस दिन राज्य के 15,000 जगहों पर कई आयोजन होंगे। गौठानों और सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम होगा। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई कार्यक्रम कर चुकी है। इसमें हरेली त्यौहार मनाना, हरतालिका तीज पर तीजा तिहार, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, नरवा घुरवा बाड़ी आदि कई कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मनोहर पारिकर। ध्यान रखना है मनोहर पारिकर। देखिएगा, गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ध्यान दीजिएगा, यह पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मनोहर पर्रिकर। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, भूपेंद्र पटेल। ध्यान रखना है भूपेंद्र पटेल। याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ध्यान दीजिए, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में, है ना, इनको 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। ठीक है, देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, पीटी उषा। ध्यान दीजिएगा पीटी उषा। याद रखना कि पूर्व एथलीट पीटी उषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 58 वर्षीय पीटी उषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक कितनी बाड़ियां विकसित कर ली गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 98,690। ध्यान दीजिएगा 98,690। याद रखना है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 98,690 बाड़ियां विकसित कर ली गई है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में निर्मित 8,408 गौठानों में 39,090 हितग्राहियों के साथ 4,429 सामुदायिक बाड़ियां संचालित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जितने भी डाटा है सबको ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी और गोधन न्याय योजना आमजनों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 376 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, जितने भी डाटा है ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, है ना, तो काफ़ी चर्चा में है अभी। हाल ही में चर्चित लक्ष्मण धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जीपीएम। ध्यान दीजिएगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। याद रखना है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम में ताराखार जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात स्थित है। याद रखना है कि यहाँ राजमिरगढ़, है ना, समुलाई कुंड, शिव घाट, लखन घाट, गंगई नेचर कैंप और चुन्हादाई, परिवापत, आदि शक्ति मंदिर, बेनीदाई, घाघरा डैम, हवा पत्थर और ये मलनिया डैम, जोगी गुफा व देखिएगा बिल्लमगढ़ गुफा आदि जो है प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये जितने भी पर्यटन स्थल है ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, किस जिले में है?
गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओके। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 10 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 38 करोड़ 55 लाख 58 हज़ार। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के 10 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों को कराने के लिए 38 करोड़ 55 लाख 58 हज़ार रुपये स्वीकृत किए हैं। ध्यान दीजिएगा कि योजना के पूरा होने से 1219 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेंगी। याद रखिएगा जो जगह है ना, जहाँ पर राशि जो है स्वीकृत किए गए हैं, मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो नाम आपको याद रखना है। देखिए, बिलासपुर जिले के विकास खंड कोटा की लारीपारा व्यपवर्तन योजना के नहर लाइनिंग कार्य के लिए, है ना, इनके लिए जो है राशि स्वीकृत किए हैं। रुपया आप पढ़ लीजिए कितने करोड़ रुपए हैं। और बिलासपुर जिले के ही केकरा खोली सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए, है ना, इनके कार्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं। और देखिए, विकास खंड कोटा अंतर्गत नवापारा केकराडी एनीकट निर्माण कार्य के लिए और भी है। देखिएगा, याद रखना है कि दुर्ग जिले के विकास खंड धमधा के खर्रा में स्टाप डैम कम रपटा निर्माण कार्य के लिए, विकास खंड पाटन की जो है ग्राम कुर्मी गुर्रा के पास स्टाप डैम निर्माण कार्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, विकास खंड पाटन की जो है उमरपोटी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार एवं नहर निर्माण का रिमांडलिंग एवं लाइनिंग कार्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, विकास खंड पाटन के जो है अंतर्गत खारून नदी पर तटबंध निर्माण कार्य के लिए। और विकास खंड पाटन की जो है मोरिद जलाशय का गहरीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य के लिए। दुर्ग जिले के जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 5 दुर्ग स्थित कार्यालय भवन, तो यहाँ जो है ये राशि स्वीकृत है, तो राशि को आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, 17वीं कैडेट राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र। याद रखना है कि डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचवटी महाराष्ट्र में 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक महाराष्ट्र फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 17वीं कैडेट राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और देखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की कैडेट बालक एवं बालिका टीम ने भाग लिया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की फेंसिंग बालिका टीम कैडेट फाइनल इवेंट में व्यक्तिगत एवं टीम दोनों वर्गों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतियोगिता के व्यक्तिगत मुकाबले में फाइनल बालिका वर्ग में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपांशी नेताम ने शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि अंक तालिका के आधार पर यूथ गेम्स के लिए फाइनल टीम बालिका ने भी क्वालिफाई कर लिया है और भोपाल मध्य प्रदेश में आगामी महीने होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए अपना नाम जो है दर्ज करा लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी है। याद रखना है 247। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 247 अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है और वहीं 32 हिंदी माध्यम के स्कूल जो है संचालित हैं। याद रखना है कि वहीं इस योजना के तहत नए सत्र में 439 स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत वर्तमान में कुल 2,52,600 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कितने? ध्यान दीजिएगा, 2,52,600 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। याद रखिएगा, देखिएगा कि स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, तो देखिए कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवीण सूची में शामिल छात्रों का सम्मान किया जाता है और प्रत्येक छात्र को 1.5 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है ये सब पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित दंतेवाड़ा जिला का दादी माँ के नुस्खे
यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बापी ना वाट। याद रखना है, बापी ना वाट। देखिए इसके संबंध में विस्तृत देखिएगा कि मोरक्को है ना, मोरक्को के माराकेच में आयोजित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में दंतेवाड़ा जिले का देखिए बापी ना वाट दादी माँ के नुस्खे कार्यक्रम को वाहवाही मिली है। ध्यान दीजिएगा कि इस कार्यक्रम में स्वयं सेवक के रूप में अपने कार्य का जो है लोहा मनवाने वाली दादियाँ, जिन्हें स्थानीय गोंडी बोली में बापी कहा जाता है, माताओं और परिवार के सदस्यों को बच्चों की देखभाल, भोजन, स्तनपान और स्वास्थ्य और पोषण पर सुझाव देते हुए प्रेरित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि जिले की जो है 143 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक बापी है और बापियों को ग्राम स्तर के स्वयं सेवकों, सतरंगी नायक और नायिका का सहयोग मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि दंतेवाड़ा जिले की अभिनव पहल बापी ना वाट जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से जिले में कुपोषण की दर में कमी लाने तथा स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने 10 दिसंबर 2020 को बापी ना वाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जिले की 200 बापी ग्राम पंचायतों में समुदाय के बीच में रहकर समुदाय को स्वास्थ्य व्यवहारों को अपनाने प्रेरित कर रही है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु। याद रखना है कि तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला पहला राज्य होगा, भारत का पहला राज्य होगा। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल सितंबर में ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु देखिए वेटलैंड्स मिशन शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा ये सब। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से बिलासपुर हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है, उपरोक्त दोनों। ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी दोनों स्थायी जज बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया है और अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर स्थायी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी को उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से हाई कोर्ट में है ना, बिलासपुर हाई कोर्ट में स्थायी जज बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले केंद्र सरकार ने दोनों जजों को 2 साल के लिए अतिरिक्त है ना, देखिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है।